चलो लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल्स। बुलाओ आज तुमको बोर्ड पे आएगा समय, आएगा कि नहीं आएगा? सर मैं आऊँगा बट सम नहीं आएगा। सर मैं तो आ जाऊँगा, सम आएगा कि नहीं आएगा उसको कोई गारंटी नहीं। सर आएगा, सब आ जाएगा। चलो अभी एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको पूछता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सही ना? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सही है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन मंजूर। चल जुलेखा, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। चल भाई, हाँ बोल जल्दी। चल इधर इधर तरह सीधा सीधा बैठ, सीधा बैठ, अच्छा लगेगा। स्टूडेंट जैसा मुंडी उल्टा हो जाएगा तो लगेगा ना अच्छा। चल बोल जल्दी पायल। चल वंश, हाँ बैठ रहे। चल सिद्धांत। ओ भाई सर मैं पेपर फूक के गांजा नहीं लिखा है। सर मैं पेपर फूक के गांजा नहीं लिखा। वापस वापस। तो तू डेफिनेशन किसका बोल रहा है? हाँ बोल बोल पूरा बोल। इधर हाँ the property which depends upon the number of solute particles and not on the nature of particles. सही ना? The property which depend only on the number of particles, जो सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसा पार्टिकल है, क्या सोल्यूट है, उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा। सही है ना? सही है ना? अपन ने इसके ऊपर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं। सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बराबर ना? इसका फॉर्मूला क्या था? P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स ऑफ डी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सही है ना? ये फॉर्मूला पढ़ा था। मतलब अपन ने पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको सिर्फ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उससे ही फर्क पड़ रहा है, कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स है, कौन सा सोल्यूट है। इसमें ये सोल्यूट शुगर हो, सॉल्ट हो, मिट्टी डालो, कैम्फर डालो, नैफ्थलीन डालो, तुमको जो अच्छा लगता है डालो, फर्क एक है, नंबर क्या है वो उस पर डिपेंडेंट है, नेचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझा? ये क्लियर हुआ? तो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही है? अब अगर मैं तुमको बोलूं कि इसमें मैंने सिंपल केस देखा था एक सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। सही है? अगर मैं प्योर सॉल्वेंट इसमें वाटर ले रहा था तो यहाँ पे अगर मैंने लिड लगाया था, ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। क्या ये? प्योर सॉल्वेंट। सही है ना? प्योर सॉल्वेंट। अगर मैंने ये वाटर रखा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P नॉट ए।
सही है ना, सही है ना। अगर मैंने इसमें एक सोल्यूट ऐड किया, क्या किया, एक सोल्यूट ऐड किया, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सही है, सही है ना। तो ये क्या है, अभी ये क्या है, सॉल्यूशन, क्या ये सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मोर देन 100। सही है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मोर देन 100। अगर मैं ये BP1 बोलता हूँ, ये BP2 है, तो मेरे को मालूम है BP2 इज ग्रेटर देन BP1, ये तो इधर ही हो गया। सही है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA। क्यों, क्यों PT क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है PT इक्वल्स टू PA प्लस PB, बी वाला कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है। सही है ना, तो पूरा का पूरा हो जाएगा PA। तो ये तो कंडीशन मालूम है, इसके लिए मैंने सीधा लिख दिया ये। सही है, इधर समझा, देखो मतलब अगर इधर इधर पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इधर डालता हूँ शुगर, क्या ऐड किया मैंने, शुगर, तो शुगर के अगर मैंने डाले कि भाई मैंने इसमें 342 ग्राम शुगर ऐड किया, कितना 342, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे शुगर के, एक पार्टिकल, एक मोल, एक मोल, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, इतने पार्टिकल्स होंगे। इतने पार्टिकल्स की वजह से इतना वेपर प्रेशर कम हुआ, तो मैं इसको बोलूंगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेट किया तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही है, टोटली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। पक्का, ये पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सा था, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें मेरे को मालूम था कि ये डेल्टा TB आएगा, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बड़ा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बड़ा है सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से, तो BP2 ये मेरा बन जाएगा T ऑफ B, और BP1 ये बन जाएगा T नॉट B। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा इधर, TB माइनस T नॉट B। सिंपल चीज, सिंपल चीज। इधर मेरे को मालूम था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको था, मोलालिटी को, तो KB इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज। तो क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, ये फॉर्मूला बन गया। सही है, ये भी तो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मेरे को मालूम पड़ गया इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सही है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो किसकी वजह से बढ़ा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के वजह से। क्या ऐड किया उससे फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। क्लियर हुआ, समझा कि नहीं समझा। मैंने तुमको एक ग्राफ बताया था, ये ऐसा था, एक का ऐसा चल रहा है, दूसरे का ऐसा चल रहा है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, एक इस तरफ आ रहा है और एक इस तरफ आ रहा है, तो ये मेरा T नॉट B बनेगा और ये मेरा TB बनेगा। तो ये डिफरेंस है, ये नीचे टेम्परेचर है, उधर क्या है, वेपर प्रेशर है। क्लियर हुआ इधर तक कि नहीं, समझा। अगर मैं तुमको यही चीज इसी ग्राफ में, अगर मैं तुमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ाऊँ, तो पढ़ने का सिंपल तरीका था, मेरे को फिर से रीडिंग प्लॉट करने का भी जरूरत नहीं है। यही ग्राफ को अगर मैं ऐसा लेके जाता हूँ, कैसे लेके जा रहा हूँ, ऐसा। अपन ने पढ़ा था सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाएगा। तो मेरे को मालूम है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट आगे गया। सही है ना। तो अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट इधर देखूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी तो आगे जाएगा। समझा ना ये चीज, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखूं, तो थर्ड क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, ये क्या मिलेगा अपन को, डेल्टा TF। इसमें मेरे को मालूम है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ऊपर होगा।
सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा, टी टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये दोनों तो सेम ही है। ये फिर से डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब इधर अगर इतने पार्टिकल्स है तो ये भी वही सबसे कम होगा। तुम शुगर ऐड करो, यूरिया ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, सही है। ये भी उतना ही कम होगा, तुम शुगर ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, सही है। ये भी उतना ही कम होगा, तुम शुगर ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, सही है। चौथा कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है। ये मेरे को मालूम था, ये तो पाई है, तो पाई इक्वल्स टू यहाँ पे n बाई वी आर टी इक्वल्स टू सी आर टी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर टी, सही है, सिंपल। ये चारों प्रॉपर्टीज कौन से हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चार, सबसे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ सॉल्यूशन में, प्योर सॉल्वेंट बन रहा है सॉल्यूशन, इतना मैंने शुगर ऐड किया, 1 मोल शुगर ऐड किया, तो इसमें पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना वेपर प्रेशर कम होगा, इतना पी नॉट ए माइनस पी ए, इतना वेपर प्रेशर कम हो गया। रिलेट कर रहा हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर मैंने वापस से एक प्योर सॉल्वेंट में शुगर ऐड किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, सही है। कितना बढ़ा? एलिवेशन देखा, सही है। फिर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, उसमें शुगर डाला, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। कितना कम हुआ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी भी देखा, समझा ये चीज। इसके बाद मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा कि भाई सॉल्यूट के प्रेजेंस से कितना प्रेशर बढ़ रहा है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। जो प्रेशर लग रहा है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है ना। द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल कि नहीं? अब मैंने तुमको शायद बहुत पहले बोला था कि हमारा सिलेबस बस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ही बोल रहा है, ठीक है। बट ये सच, ये सही है क्या? मतलब अगर मैं शुगर ऐड करूं तो भी इतना ही कम होगा, सॉल्ट ऐड करूं तो भी उतना ही कम होगा, अगर मैंने ग्लूकोज डाला तो भी रिलेटिव लोअरिंग उतना ही होगा, सुक्रोज डाला तो भी रिलेटिव लोअरिंग उतना ही होगा क्या? नहीं, प्रैक्टिकली ये चीज सही नहीं है, समझा। ये हम थियरी में लिख रहे हैं कि मैंने ग्लूकोज ऐड किया, कि मिट्टी ऐड किया, कुछ भी ऐड करो, लोअरिंग तो उतना ही होने वाला है, रिलेटिव लोअरिंग भी उतना ही होने वाला है, सही है ना? सही है ना। पर तुम सोचो, अगर मैंने शुगर ऐड किया, शुगर में मैं दो चीज देख रहा हूँ, एक मैं ग्लूकोज ऐड करता हूँ और एक मैं सुक्रोज ऐड करता हूँ, सही है। तो क्या इसकी वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इसकी वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं। क्यों? 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 अलग है। मेरे को मालूम है इसके इक्वेशन में मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, सही है ना। जब मॉलिक्यूलर मास आ रहा है तो तुम ऐसा कैसा स्टेटमेंट दे सकते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो तुमको? सही है ना। अगर मैं शुगर ले रहा हूँ, इसका क्या मॉलिक्यूलर मास 180, इसका मॉलिक्यूलर मास का 342, तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन को, तो ये इतने से 180 से डिवाइड कर रहा हूँ और इसमें मैं इतने को 342 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसके एडिशन से और इसके एडिशन से नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाना चाहिए। सिंपल चीज है ना। ये तो तुम वैल्यू देख रहे हो। अगर तुमको इसके पूरे का वैल्यू मिलता है 100, ठीक है, एमबी को छोड़ देता हूं मैं, 100/MB तुमको मैं बोलता हूँ सॉल्व करने के लिए 100/MB। एक केस तुमको मिलता है ग्लूकोज का और एक केस तुमको मिलता है सुक्रोज का, तो ये एक में क्या मिलेगा 100/180 और एक में क्या मिलेगा 100/342। वैल्यू सेम है क्या दोनों का? नहीं, ये तो गलत है, समझ रहा ना चीज।
मतलब हम बस लिखने के टाइम ये लिखते हैं, मतलब इनको बनाते टाइम मालूम नहीं पड़ा कि ये सब सेम नहीं होने वाला, सही है। बट बनाने के बाद जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए तो इनको मालूम पड़ा कि ये हर बार सेम नहीं होने वाला, सही है ना। हम बस बोल रहे हैं कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ये गलत है, सही है। फिर इन्होंने बोला कि भाई अगर सपोज मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करता, सही है, मैं इसमें ऐड करता हूं सॉल्ट। क्या ऐड किया मैंने? सॉल्ट ऐड करता हूं मैं 58.5 ग्राम्स। कौन सा सॉल्ट? NaCl। समझ रहे हैं? अगर मैंने NaCl डाला तो इनके हिसाब से नंबर ऑफ, मैंने सॉल्ट ऐड किया कितना? 58.5 ग्राम्स। कितना मोल सॉल्ट बनेगा? 1 मोल, सही है ना। NaCl 23 प्लस 35.5, 58.5, मतलब NaCl का तो 1 मोल आया। 1 मोल में पार्टिकल कितने होने चाहिए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब इनके बोलने का मतलब क्या है? शुगर ऐड करो कि सॉल्ट ऐड करो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, सही है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सही है। स्टार्टिंग तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, बट जब इनको मालूम पड़ा कि NaCl है, ये क्या, ये NaCl, जब मैं NaCl डाल रहा हूं पानी में तो NaCl स्प्लिट होता है Na प्लस और Cl माइनस। अब मेरे को मालूम पड़ गया NaCl स्प्लिट हो गया किसमें? Na प्लस Cl माइनस। तो मेरे को मालूम है अगर ये 1 मोल है तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये भी 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा। तो 1 मोल ये, 1 मोल ये, इसका कितना पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? डबल। तो क्या हो जाएगा? इंटू 2, तो कितना पार्टिकल हो गया? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24, सही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बदल जाना चाहिए। समझ रहे चीज? क्लियर हुआ कि नहीं? समझा ना? तो इनको तब मालूम पड़ा कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ सॉल्यूट पानी में जाते हैं तो एज इट इज पड़े रहते हैं, कुछ सॉल्यूट पानी में जाने के बाद टूटते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा डबल। तो हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे थे सॉल्ट की, वो 6.022 के हिसाब से निकाल रहे थे, समझा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, वो इसके हिसाब से कर रहे थे, इसके हिसाब से, सही है। हम ऐसा बोल रहे थे कि ये टूटने नहीं वाला, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जो पानी में जाएगा। क्लियर हुआ? बट सच में क्या हो रहा है? पार्टिकल तो हुए डबल। क्लियर हुआ ना? पार्टिकल क्या हो गया? पार्टिकल हो गया डबल। तो यहाँ पे तो भाई पार्टिकल हो गया डबल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाना चाहिए डबल, क्योंकि हम लोग ने स्टेटमेंट क्या बनाया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल x है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी x है, सही है ना? क्या इसको बनाएंगे अपन a। अगर ये x है तो ये a है, पार्टिकल्स हो गए डबल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए डबल। सिंपल ना? पार्टिकल्स अगर हो गए x/2 तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए a/2, सही है ना? नहीं समझा? ये नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? अरे नींद आ रहा है, बहुत नींद आ रहा है। जिसको नींद आ रहा है बाहर आओ। अरे नींद आ रहा है? जैनी ऐसा लेट रही, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ना कि वो फ्लूइड ऐसा होता है, पैर ऐसा नीचे से, कुर्सी खाली हो जाए नीचे से निकल जाएगी, है ना जैनी? नहीं नींद आ रहा है? मंजोत इतना नींद आता है ना, मंजोत लिखने का एक्टिंग करती है, लिखने से नींद उड़ जाती है, बराबर ना? बराबर ना? चारों फॉर्मूला दिख रहे हैं, चारों फॉर्मूला एक पेज पे लिखो एक साथ। ऊपर टॉपिक लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेफिनेशन लिखोगे खुद से, सही है ना? खुद से मतलब पूरा डेफिनेशन आना चाहिए। सर मैं समझ जाऊंगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि तुम समझते हो तब तक बहुत कुछ निकल चुका रहता है। पहले से लिखना चालू कर दिया? क्या चल रहा भाई? पहले से लिखना शुरू कर दिया?
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन वंश। ऑफ, हाँ, अरे क्या बोल रहा है, एंड डस नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ? ये तो पढ़ के हुआ रहेगा ना तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो धनाधन आंसर आना चाहिए। वेंटो फैक्टर भी पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा? आज ये टॉपिक खत्म करके पूरा चैप्टर वन शॉट खत्म करते हैं, सही है? फिर पूरा चैप्टर का एक साथ एमसीक्यू टेस्ट दे सकता हूं मैं। आज नहीं, आज तो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना। कल बहुत लोग को इजी में अच्छे मार्क्स आए, आज लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, डिफिकल्ट करते हैं आज। क्या हुआ? क्या जरूरत है सर, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है घर पे से। नहीं मिल रहा था, प्लस में नहीं किया, पहले डाले नहीं करते। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मालूम है, बता ऋषि ने मेरे को वही क्वेश्चन ना, गेलू साइक्लो। तुम ढंग से देखोगे ना उसकी ग्राफ में एक लफड़ा है। हाँ, ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं कर रहे। हाँ, पूरा क्वेश्चन में पढ़ा नहीं, बट ग्राफ देखा मैं, ठीक है। क्या हुआ? 25 के ऊपर 100 ना, तो फुल पे 100, और कमाया तो और कमाया तो देखो ऐसे धीरे धीरे, एक कमाया तो 50, एक कमाया तो और कमाया तो 25, और कमाया तो 10, उसके नीचे कमाया तो थप्पड़। ऐसा होना चाहिए। करो रब, अगर तुम छाप के लिख रहे हो तो तुमको शर्म आना चाहिए। डूब के मरो। नहीं हाँ भाई, घर पे जाके बोलोगे सच में सर ने डूबने बोला मेरे को, मम्मी मैं ड्रम में उड़ी मार रहा हूँ, है ना। मम्मी ऊपर टंकी खोला, मैं उड़ी मार रही हूँ, मम्मी ने बोला, सर ने बोला मरने के लिए। सर कुछ सही नहीं सिखाता, सब मरने की बातें करा रहा है ना, ताना वेरी क्रूएल। हाँ जेनिस, तुम दोनों फर्स्ट बेंच पे साथ में, तेरे को उधर ठंडी नहीं लग रहा? नहीं, इधर ठंडी, उस दिन तो उधर ठंडी लग रहा था, अकेली बैठी थी तो। सर मेरा जगह चेंज करो, मेरे को बहुत ठंडी लग रहा है। हाँ, मैं बोला ना कि ठंडी लगना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, बाजू में कौन बैठा है? सही ना? मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाजू में दोनों गधे हैं। है ना अनुष्का? मेरे बाजू में दोनों गधे हैं। उसको कुछ बोल मत, उसका मार्क्स आने वाला, उसका रिजल्ट आने वाला परसों, कुछ बोलो मत। हाँ, 10 तारीख को है, 10 तारीख को अपन शाम को रक्षाबंधन मनाते हुए मिलेंगे, सही है ना। भाई ने चैलेंज लगाया था, अगर उसको 85 नहीं मिले ना, हाँ बहन ने, भाई की बहन ने चैलेंज लगाया था कि अगर शशांक को 85% आ गए तो कोई राखी नहीं बनवाऊंगा मैं उससे। अगर उसको, हाँ 85, अगर 85 के नीचे आए तो हम इसको बाहर खड़ा रखेंगे, पूरे ब्रिज पे पब्लिक जमा करेंगे, जेन स्टूडियो वाले को बुलाएंगे, इधर ही फोटो शूट होगा और दीदी उसको राखी बांधेगी भैया को।
सही ना? आगे दोनों 12वीं के बच्चे। ये कोई बोलो मत, सिद्धांत को हटेगा। सिद्धांत ना, सिद्धांत अलग से 11 नारे चला गया। भगवान 85 नहीं, भगवान 85 नहीं है ना। क्या बोले? क्या हुआ? तुम 80-85 के लिए लड़ो मत, 70 आया तो बहुत है। हाँ, उसको पहले शिक्षा, अभी 70। सही ना? ए भाई कुछ बोलो मत, कुछ बोलो मत, एक तो रिकॉर्डिंग है, ऊपर से ना भाई सीधा लाइव चीजें पहुंच जाती है उधर। कल ही शशांक आया था, आज वापस शाम को आ जाएगा। इधर सब लोग इधर 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 इधर। वेंट ऑफ फैक्टर का इजी मतलब तुमने देखा अभी। अगर मैं शुगर ले रहा हूं, अगर मैंने क्या लिया, शुगर मैं लेता हूं अगर 1 मोल, तो 1 मोल से क्या होगा, इसमें कितने पार्टिकल्स होने वाले हैं? कितना पार्टिकल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। सही ना? इतना एंटिटीज या इतना पार्टिकल्स या इतना मॉलिक्यूल्स। सिंपल सिंपल। तो मेरे को मालूम है इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इस नंबर के ऊपर डिपेंड होने वाला है। सही है। अगर मैंने लिया सॉल्ट, क्या लिया मैंने? सॉल्ट। एग्जाम्पल में NaCl, तो ये अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो कितने में डिसोसिएट होने वाला है? 2। इधर 1 मोल और इधर 1 मोल। 1 मोल इधर किसका? Na प्लस का, ये Cl माइनस का, ये 6.022 इंटू 10⁻23। ये वापस 6.022 इंटू 10⁻23। सही है। पार्टिकल्स कितने हो गए दोनों मिला के? 1.2044 इंटू 10⁻24। सही है, सही है। इधर तक समझा? जब भी तुमने एक पार्टिकल डाला, एक मॉलिक्यूल डाला और वो टूट के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको? तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे इसको? डिसोसिएशन। सही है। बट ऐसे जरूरी है कि 2 में होगा। ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जो 3 हो सकते हैं। एग्जांपल, यहां पे अगर मैं CaCl2 डालू तो होगा, ये होगा। कितने आयंस बनेंगे? कितना? 3। एक तो Ca+2 बनेगा और एक Cl माइनस। कितना मोल्स हो जाएगा? 3 मोल्स। एक्सपेक्टेशन कितना अपने को? 1 का एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया? इंटू 3 हुआ। सही है। ये क्या है? ये तो रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन क्या अपना? 1 मोल। डिफरेंस कितना है? इंटू 3 का 3 गुना हो गया हो। सही है ना? कि नहीं समझा? समझा? अभी वेंट ऑफ ने ना इसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई अपन, ये लोग बोल रहे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अपन अभी ना नहीं कर सकते। ठीक है, अपन मान लिया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। सही है। बट यहाँ पे अब इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सही है। सीधा डिपेंड कर रहा है कितना डिसोसिएट करेगा। क्या करेगा? कितना डिसोसिएट करेगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये 2 में डिसोसिएट कर रहा है तो ये इंटू 2 हो जाएगा फैक्टर। अगर 3 में डिसोसिएट हो रहा है तो इंटू 3 हो जाएगा। 4 में हो रहा है तो इंटू 4 करेंगे। 5 में हो तो इंटू 5 करेंगे। सही है। बट ये भी चीज वैलिड नहीं रहा। इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया। इसने फॉर्मूला निकाला I इक्वल्स टू नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला? नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर और थोड़ा इजी,
नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सही है, सही है। बट तुम मेरे को बताओ, ऊपर के मॉलिक्यूलर मास में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? मॉलिक्यूलर मास में कोई डिफरेंस दिख रहा? तो यहाँ पे फॉर्मूला को फिर एक तरीके से बढ़ाया गया, नॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स या फिर ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोल रहा भाई? ये फॉर्मूला आएगा बट इसका नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, ठीक है? ये फॉर्मूला पहले आ गया, ये लिख लोगे फटाफट, फटाफट लिखो ये। अबे रुक 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 रुक, उल्टा दिया मैं, उल्टा दिया इसको, इसका सिर्फ इसका इक्वेशन लिखो, इसका I इक्वल्स टू मोल्स फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, उल्टा दिया, अपॉन मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। इसके लिए बस इतना लिखा, मास वाला करेक्ट था, ये उल्टा लिखा तुम्हारा, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। क्लियर हुआ? तो अगर मैं तुमको आई यहाँ पे NaCl का क्वेश्चन पूछता हूँ, इधर NaCl के लिए ये वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो मोल्स फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन कितना है NaCl में? 2। मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हुआ? इस वाले केस में बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3। नीचे तो 1 नहीं है, सही है ना? इधर तक क्लियर हुआ? इधर तक क्लियर हुआ कि नहीं? सिंपल चीज, आई का वैल्यू मतलब मोल्स फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स फॉर्म बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर बिफोर। क्लियर हुआ? ये लिखा। सॉल्ट वाला पार्ट डिसोसिएशन बहुत इजी है, एसोसिएशन में बैन बचता है। ठीक है, इधर डिसोसिएशन देखा, मतलब हमने पहला केस देखा जिसमें एक पार्टिकल है, तुमने पानी में डाला, वो एक पार्टिकल एज इट इज पड़ा है, ठीक है, एज इट इज पड़ा है, मतलब वो कैसा हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन। देखा है ना, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखा है ना? अगर उसको पानी में डाला, वो एज इट इज पड़ा है, ना टूटा ना जुड़ रहा है, सही है। दूसरा केस देखा हमने, NaCl डाला, NaCl को पानी में डाला, तो 2 में टूट गया, तो उसको हमने बोला डिसोसिएशन।
सही है ना। जैसे मैं अगर मैं तुमको बोलूँ यहाँ पे अगर मैं एक कंपोनेंट पानी में डाल रहा हूँ, सॉल्यूट पानी में डाला ऐसा, तो ये एज इट इज पड़ा है। सही है। दूसरे केस में अगर मैं एक सॉल्यूट को अंदर डाल रहा हूँ तो सॉल्यूट दो में टूट गया। सही है, दो में टूटा तो इसको हमने क्या बोला, डिसोसिएशन। सही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं एक सॉल्वेंट लिया, मैंने बहुत सारे सॉल्यूट डाले हैं और वो दो सॉल्यूट मिलके एक बड़ा सॉल्यूट बन गए। सही चीज है ना, सही चीज है ना। एक टूट नहीं रहा, एज इट इज पड़ा है। सही है। एक टूट के दो में हो रहा है, तीन में हो रहा है, चार में हो रहा है, पांच में हो रहा है। सही है ना, मतलब उसको मैंने बोला डिसोसिएशन। और एक जब मैंने बहुत सारे डाले तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक बन जाता है। सही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दो कनेक्ट हो, इसको क्या बोलेंगे, ये डिसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन। एसोसिएशन एसोसिएशन का बहुत इजी वाला एग्जांपल अगर एक है तो वो है C2H5OH। जब मैं इथेनॉल को पानी में डालता हूँ, जब मैं इथेनॉल को पानी में मिक्स करता हूँ, तो पहले इथेनॉल अकेला अकेला है। सही है ना। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, सही है, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, मतलब सब अपने अपने में एक मॉलिक्यूल है। सही है ना। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक, ये एक। बट जब मैं इनको पानी में डाल रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहे हैं, C यहाँ पे O और इधर एक H, यहाँ पे क्या H, यहाँ पे H और ये H। सही है। जब मैंने इनको पानी में डाला तो ये क्या कर रहे हैं, एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ C इधर एक H3H और एक H, ये दोनों कनेक्ट होके बन जाता है डायमर। क्या बोलते हैं, डायमर। समझा। ये कनेक्ट हो गया, बन गया क्या, डायमर। इसमें क्या हो रहा था, एक टूट रहा था तो दो में स्प्लिट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दो कनेक्ट हो रहे हैं और एक बन जा रहा है। सही है ना। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा अकेले मॉलिक्यूल का, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 1224 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 24 30, ये हो जाएगा टोटल कितना, 46। कितना हो गया, 46। अगर मैं इधर देखूं तो ये 46, ये तो पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। अभी ये क्या हो गया, पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया। सही है। तो अभी पूरा का क्या होगा, वॉल्यूम 46 मास क्या हो गया, 92। क्लियर हुआ, कितना हो गया, 92। अब इधर वापस से सेम फॉर्मूला लगाओ। सही है। नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन। अभी उधर डिसोसिएशन था, इधर एसोसिएशन। नीचे नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म बिफोर एसोसिएशन। सही है। अगर मैं बोलूं मैंने इधर 1 मोल डाला है, मैंने 1 मोल डाला तो कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल्स मैंने डाले। सही है। अब क्या हो गए, हर दो पार्टिकल कनेक्ट हो गए, एक डाइमर बन गया, तो बचेगा कितना, हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, हाफ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कितना मोल्स बचेगा, 0.5। तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 0.5। बिफोर कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। आई क्या हो गया, आधा हो गया। क्लियर हुआ। कितने लोग को ये नहीं समझा, कितने लोग को ये नहीं समझा ये वाला पार्ट। अगर मैं बताऊं कि मैंने इस कंडीशन पे, ये यहाँ पे इधर ये कंडीशन पे मैंने इथेनॉल डाला है, C2H5OH डाला है, कितना, 1 मोल। कितना, 1 मोल। सही है। मैंने 1 मोल इथेनॉल इसमें ऐड किया। 1 मोल इथेनॉल मतलब कितना पार्टिकल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर
23 इतना पार्टिकल्स है। सही है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ऐसा मॉलिक्यूल्स है। सही है, हर दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बन रहा है। सही है ना, हर दो एक इधर का कंबाइन होके बन रहा है वन। सही है, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब दो दो बन रहे होंगे। एक इधर से कनेक्ट हुआ, एक इधर से कनेक्ट हुआ। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम लोग एक क्लास में 26 लोग हो और मैं बोलता हूँ हर एक जन ना डबल डबल रहेगा, मतलब डाइमर बन जाएगा, दो दो लोग का ग्रुप बना दो, दो दो का, तब कितने ग्रुप्स हो जाएंगे? 13। अगर मैं बोलूँ 3 का बनाओ तो सही है, तो डिवाइड बाय 3 करो। अगर मैं बोलूँ 4 का बनाओ तो डिवाइड बाय 4। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि डाइमर बन रहा है तो कितने बनेंगे, कितने बचेंगे मॉलिक्यूल्स? डिवाइड बाय 2, तो ये हाफ हो गए। तो कितने हो गए? 3.011 इंटू 10⁻23। अब इतने क्या है? मॉलिक्यूल्स। सही है, मेरे को मालूम है 1 मोल तो इतना पार्टिकल्स, तो इतना मोल तो कितना पार्टिकल्स? हाफ मोल्स। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 मोल। ये क्या है? बिफोर एसोसिएशन। ये क्या है? आफ्टर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन कितना होगा? बिफोर एसोसिएशन कितना है? 1 है। आफ्टर कितना है? आधा। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.5। तो ये क्या है? 1/2। समझा? ये क्लियर हुआ? एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं तो आई का वैल्यू 1 से नीचे चला जाएगा। समझा ये चीज कि नहीं? एसोसिएशन में, अच्छा इधर 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 वापस। अगर तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते, सब लोग इधर, अगर तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो तुमने देखा कि दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सही है, पार्टिकल जितने ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं? समझा ये चीज? नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पार्टिकल जितने ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा, उतनी बड़ी। क्लियर हो गया कि नहीं? समझा ये चीज? अगर मैं आई को एक करेक्शन फैक्टर समझ के चलता हूं, आई तो बस चीजों को करेक्ट कर रहा है ना, जो हमारे डेफिनेशन में एरर है मैं उसको सही कर रहा हूं। जैसे तुम देखते हो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एक्यूरेसी में तुम करते हो प्लस माइनस 0.1। सही है, तुम क्या करते हो? वो जो एरर है उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो, या तुम कोई भी वैल्यू ढूंढते हो और उसका एरर निकालते हो, एरर को तुम ऐड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हो। इतना गड़बड़ होगा, इतना तुम मिलेगा। समझा ये चीज? क्लियर हुआ इधर तक? तो अगर मैं आई को एक करेक्शन फैक्टर समझ के चलता हूं तो मेरे को मालूम है अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। सही है ना? अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। क्लियर हुआ? अगर मैं डिसोसिएशन बोलता हूं, अच्छा अगर मैं डिसोसिएशन, टूट रहा है, एक पार्टिकल टूटा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा कि कम होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ना चाहिए। सही है ना? अगर मैं बोल रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को मिलता है 1। सही है, इधर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे को मिलता है 1, बट वो सॉलिड को जब मैं पानी में डाल रहा हूं तो वो टूट रहा है। वो टूट रहा है, टूटने से क्या हो रहा है? पार्टिकल बढ़ रहे हैं। पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मेरे को बड़ा मिलना चाहिए। तो पार्टिकल टूटने से आई का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसका एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 से ऊपर आएगा। समझा? ये डिसोसिएशन में ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा, नीचे का वैल्यू छोटा होगा। अगर मैं बोलूं 1 से 2 बन रहे हैं तो डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना मिलेगा? 2 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन मिलेगा 1। तो आई का वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ? ये कब? डिसोसिएशन। क्लियर हुआ? अगर मैं एसोसिएशन बोल रहा हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो कम हो जाएंगे, पहले 10 थे तो 5 हो गए। सही है ना? तो आई का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल पहले 10 थे तो एसोसिएट हो गए, और एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल कनेक्ट हो रहे हैं एक बनने के लिए। सही है ना? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा? 5। बिफोर कितना?
10, ये कितना मिला 0.5। तो I विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हुआ कि नहीं? वेदांत, सिद्धांत, चित्रेश, चिन्मय, ऊपर से जा रहा भाई, क्या बोल रहे हैं? एसोसिएशन क्लियर हुआ? जुलेखा, थोड़ा थोड़ा, क्या किधर डाउट है? नहीं, ये लिखो, फिर एक प्रॉपर तरीके से वापस बताता हूँ ये चीज। करूँ, रब करूँ? इस पे एमसीक्यू आ जाता, फॉर एसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, आया ये? देखा ये? इक्वल टू 1 या कैनॉट बी डिटरमाइंड। सिंपल चीज है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो आई 1 से बड़ा हो जाएगा। ये वापस, हाँ, ये तुमको शायद बताया चीज, बताया ना, लास्ट ईयर बताया था ना? अच्छा इधर मैं अगर मैं तुमको बताऊँ ना, बलून देखो, बर्थडे पार्टी में गए हो कभी? बर्थडे पार्टी में गए हो? बर्थडे पार्टी में तुम देखोगे, अगर तुमने घर पे पार्टी वार्टी रखा रहेगा तो तुम बलून्स ब्लो इन्फ्लेट करते हो रहा, सही ना? वो बलून को अगर मैं 2-3 दिन ऐसे ही रख दूं तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर हवा कम हो जाएगी। किधर होल आया क्या उसमें? नहीं आया, नहीं आया। बलून के अंदर की हवा बाहर चली गई। कैसा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, सही ना? जब ऐसा चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। सही है? समझा ये? सही है। बट अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई, मैं अगले बर्थडे पार्टी के लिए बलून को बचा कर रखूँगा, और अगर मैं उस बलून का गांठ खोल देता हूँ तो मैं उस बलून की हवा को एक ओपनिंग से निकलने दूंगा, तो जब मैं ओपनिंग से निकलने दे रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा इफ्यूजन। क्लियर हुआ? अगर मैं एक पोर बना रहा हूँ, पर्पसली एक बड़ा पोर बना रहा हूँ और उस पोर से मूवमेंट चल रहा है तो मैं उसको बोलूँगा इफ्यूजन। और अगर नेचुरली चल रहा है, एक मेम्ब्रेन से चल रहा है, सही है, या फिर ऐसा ओपन चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? टायर देखा, टायर, गाड़ी का टायर होता है ना, तुम जब गाड़ी चला रहे हो, नेचुरली हवा कम होती है, सही तरीके से हवा कम हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और तुम उसको पंचर करके हवा निकाल रहे हो, हम उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? समझा ये चीज कि नहीं? अपना इस चीज को थोड़ा ढंग से पढ़ो। टेक्स्ट बुक में सिर्फ भर के हर पेज पे फॉर्मूला ही दिया है इसका, तुम देखा रहेगा तो मालूम नहीं। देखा ये चीज? नहीं सर, हमने अगर टेक्स्ट बुक को छुआ ना तो हमको गंगा जाना पड़ेगा नहाने के लिए। छुआ,
जितना तुम मोबाइल को छू के वो बेबी और सोना को मैसेज डालते हो ना, इतना शायद ना तुमने पढ़ाई किया होता ना तो तुम वीनानगर के बस स्टॉप पे टाइम थोड़ा कम निकालते हो। सही ना? तुम्हारा आधा जिंदगी वीनानगर के बस स्टॉप पे ही निकल जाएगा। सही ना? उसका जेटवा टेलर्स में और तुम्हारा वीनानगर के बस स्टॉप पे। थोड़ा बुक लो, पढ़ाई करो, तुम्हारा भी लाइफ सेट होएगा, उस बेचारे का भी लाइफ सेट होएगा। सही है ना? समझ रहे? सर अभी अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। सही है, सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? टेक्स्ट बुक दिया ना, छुआ ना टेक्स्ट बुक को, ले जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट? जो अरे 3 इडियट्स देखा, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखा ना? salt water is an example of solid in liquid type of solutions। आया? अब इसमें सॉल्यूट कौन? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? NaCl। अगर मैं सॉल्ट को लेता हूं यहां पे NaCl, सही है, और लिक्विड क्या लेंगे यहां पे? वाटर। अगर मैं यहां पे लेता हूं ये पे वाटर, H2O, सही है, सही है। यहां पे क्या लेंगे? यहां पे क्या लेंगे? यूरिया ले लूं? यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है ना? यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इन वाटर। सही है, सिंपल। अगर मैं बोलता हूं कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका स्टेटमेंट क्या बनता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। सही है। अगर मैं यहां पे बोलता हूं सपोज कुछ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलता है, इधर कुछ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों में से पहले इसका केस पढ़ता है, अगर मैंने बोला 60 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर वाटर, 60 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर वाटर। अभी क्या होगा यहां पे क्या होगा? कितना मोल्स? 1 मोल। ये कितना होगा? 1 मोल। कितना पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है ना? कितना पार्टिकल्स हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सही है। अगर मैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो मिलेगा मेरे को 1। क्यों? क्योंकि ये ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। क्लियर हुआ? ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा इधर। और अगर मैं इसी कैटेगरी में दूसरा कोई देखता हूं, जैसे कि मैं देखता हूं C2H5OH, जो अपन ने उधर पढ़ा, इथेनॉल इन वाटर, ये डिसोसिएट होगा? नहीं होगा। एसोसिएट होगा? हाँ। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, डाइमर बनेगा। कैसा? CCOH, और यहाँ पे क्या होगा? एक H एक O, और यहाँ पे बनेगा CC। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, और पूरा इसमें यहाँ पे एक डाइमर। समझा? ये क्लियर हुआ? अगर मैंने ये यहाँ पे रखा 46, पहले देखो इधर, 46 ग्राम इथेनॉल इन 1 लीटर वाटर, इन 1 लीटर वाटर। सही है? समझा? ये मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है? 1 मोल। 1 मोल। कितना पार्टिकल होना चाहिए?
6.022 इंटू 10⁻23 कितना पार्टिकल्स होना चाहिए। सही है, मेरे को मालूम है हर एक पार्टिकल बाजू वाले पार्टिकल के साथ कनेक्ट होके एक डाइमर बन रहा है। सही है ना ऋषि, क्या कर रहा है, एक डाइमर बन रहा है। क्या बन रहा है, डाइमर बन रहा है। मतलब मेरे को मालूम है कि हर दो मॉलिक्यूल कंबाइन होगा और एक बनेगा। समझ रहे ना ये चीज, समझा ना। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 हर एक एक मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा और दो बन जाएंगे। सही है, मतलब बच्चे कुछ रियलिटी कितना बचेगा, ये तो हाफ हो जाएंगे। सही है ना, मॉलिक्यूल्स उतने ही है बट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। क्लियर हुआ। तो ये कितने मॉलिक्यूल बच जाएंगे यहाँ पे, 3.011 इंटू 10⁻23। सही है, मेरे को मालूम है इतना पार्टिकल तो 1 मोल, तो इतना पार्टिकल तो कितना मोल, 0.5 मोल। सही है, अब आई का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन चल रहा है, दो मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हुए तो ये एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। सही है, सही है। रेगुलर 1 है जब ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, इधर कोई एक्सेप्शन नहीं बैठा, ये स्टैंडर्ड है जो तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है। समझा ये। अब इसमें केस आया जब पार्टिकल्स एसोसिएट होने लगे तो एसोसिएशन दिखा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 0.5। कितना, 0.5 डिवाइड बाय तो 1, तो ये मिलेगा तुमको 1/2, तो ये हो गया 0.5। सेम चीज, तो आई बड़ा हो गया 1 से कि छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिर गया। समझा ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमको मिला है वो सही नहीं है, तुम उसको आधा कर दो। अगर तुमको उधर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिला है, मिला कितना, अगर मैं प्रेशर बताऊं तुमको मिलता है 2 बार। सही है, तुमने वो सेम फॉर्मूला लगाया है, 2 बार सॉल्व किया है, तुमको मिलता है 2 बार। सही है, बट तुम देखते हो अरे तो इथेनॉल है, इथेनॉल क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। सही है, एसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाती है। सही है, तो ये 2 बन रहे हैं, अगर तीन मिलके एक बनते तो मैं डिवाइड बाय 3 करता तो ये 0.3 होता। समझ रहे ना ये चीज, समझ रहे ना। तो आई क्या होता, 0.5 नहीं होता, 0.33 होता। सही है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर ये 2 बार है, ये 0.5 मिल रहा है, तो मैं इसको डिवाइड बाय हाफ कर दूंगा। हाफ हो गया ना, डिवाइड बाय 2। क्लियर हुआ। या फिर इसको करूंगा इंटू 0.5। सही है, समझा कि नहीं समझा। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल रहा है, अगर मैं तुमको बोलता हूं तुमने सॉल्व किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल, और तुमको डेल्टा एफ, डेल्टा टी बी तुमको मिलता है 0.50 केल्विन, ये तुमको स्टैंडर्ड मिला है। सही है, पर तुमने देखा कि ये तो एग्जांपल मेरे को दिया है इथेनॉल का, इथेनॉल में होता है एसोसिएशन। क्या होता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन से आई का वैल्यू हो जाता है हाफ। सही है, आई का वैल्यू हो जाता है हाफ। तो मैं क्या करूंगा, जो भी वैल्यू है उसको कर दो हाफ, हाफ, या फिर कर दो आई से मल्टीप्लाई। क्या कर देगा, आई से मल्टीप्लाई कर देगा। आई से मल्टीप्लाई करना बेस्ट। सही है, मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने फॉर्मूला में चेंज कर दिया। डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये फॉर्मूला था। मेरे को मालूम है ये जो भी आंसर मिलेगा वो अब डिपेंड करेगा सॉल्यूट के नेचर के ऊपर। सॉल्यूट डिसोसिएट करता है क्या एसोसिएट करता है। अगर वो एसोसिएट कर रहा है और 2 कंबाइन होके एक बन रहे हैं, तो आई का वैल्यू मेरे को मिलेगा 0.5। सही है, तो जो भी ये प्रॉपर्टी मिलेगा मैं करूंगा उसका हाफ, या उसको मल्टीप्लाई करूंगा आई के साथ। क्या करूंगा, आई के साथ। तो इधर नया फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी
इंटू मोलालिटी इंटू आई। आया? समझा ये चीज कि नहीं? काची वेदांत थोड़ा रुको 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 रुको, अपन एक केस पढ़ते हैं, एक सम करते हैं, उसके ऊपर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर मैं तुमको बोलता हूं कि यहाँ पे वाटर है, इधर अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूं वाटर, क्या इसमें वाटर का मैं रखता हूं मास 500 ग्राम। कितना रखा? 500 ग्राम। इसमें मैं ऐड करता हूं मिथनॉल। क्या ऐड किया मैंने? मिथनॉल। क्या ऐड किया मैंने? मिथनॉल मैं ऐड करता हूं यहाँ पे 12, 16, 28, यहाँ पे ऐड करता हूं मैं 5.6 ग्राम। कितना? ऋषि सोने का नहीं है भाई, लोरी का हो गया? अच्छा लग गया? अच्छा नहीं आएगा, मीठा नहीं आता है सही में। मैंने मिथनॉल कितना ऐड किया? 5.6 ग्राम। सही है। Kb का वैल्यू तुमको देता हूं 2.2। सही है। फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तुम क्या करोगे? डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। ठीक है? तुम बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तुमको मालूम है 2.2 इंटू ये कितना दिया है? 5.6 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है? ये 28 मिला इथेनॉल का। सही है। इंटू WA कितना दिया है? 500। सही है। ये 1 जार, ये 2 जार। सही है। यहाँ पे क्या करूँ? 22 इंटू 56। रॉन्ग किया कैलकुलेशन। 12 प्लस 4 प्लस 16, 16 प्लस आ रहे हैं 32 होता है। अपन इसको उल्टा कर देते हैं। चल 32 लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये ले लिया यहाँ पे क्या? 56 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 32। सही है। यहाँ पे 2 16 जार, 2 16 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 20। सही है। यहाँ पे 4 4 जार, 4 7 जार, 2 2 जार, 2 11 जार, 2 1 जार 2। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये कितना मिला? 11 7 जा 77 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कितना मिला? 0.77। ये कितना मिला? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सही है। बट ये सॉल्व करने के बाद तुम देखते हो, अभी ये तो हमको स्टैंडर्ड यही सिखाया गया है। ठीक है। तुम देखते हो तुमने ऐड क्या किया? मिथनॉल। मिथनॉल तो एक ऐसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो एसोसिएट करता है। क्या करता है? एसोसिएट करेगा। क्या बनेगा? डाइमर बनेगा। क्या बनेगा? डाइमर बनेगा। मतलब मेरे को मालूम है अगर यहाँ पे कितना मोल्स ऐड किया मैंने? 5.6। सही है। अपन ऐसा अज्यूम करते हैं ये है 2 मोल्स। ये कितना है? 2 मोल्स। मैंने 2 मोल्स ऐड किए। कितना ऐड किया? 2 मोल्स। एसोसिएट करेगा, डाइमर बन रहा है। कितना मोल्स बचेगा? 1 मोल बचेगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 1 है। बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 2 है। तो आई का वैल्यू क्या मिल गया? 1/2, 0.5। कुछ नहीं करूंगा, इस वैल्यू को सीधा आई से मल्टीप्लाई करूंगा। 0.77 डिवाइड बाई 2, 0.365 मिलेगा। सही है ना? 385 मिले। आया? कुछ नया किया अपन ने? नहीं किया। अब तुमको समझा? मैं तुमको बहुत पहले बताया था। हम हमेशा सिलेबस में ये रोते रहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बोलने के लिए बोलने का, बट सॉल्व करते टाइम तुमको मालूम होना चाहिए कि भाई नेचर भी डिपेंड करेगा। सही है। अब नेचर पे किधर डिपेंड करेगा? वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और वो एसोसिएट नहीं कर रहा तो आई का वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? सेम है। समझा ये चीज?
बट अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है एंड ये अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है एंड ये एसोसिएट करता है तो आई का वैल्यू 1 से नीचे चला जाएगा। तो मैं जो भी मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैंने इधर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मालूम है कि मेरे को जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिला था वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऊपर का पार्ट एरर है। समझा ये चीज़? समझा? तो ये कितना है, इसका एक्चुअल कितना है 0.385। ये राइट है, ये गलत मिला मेरे को। समझा ये क्लियर हुआ? तो वेंट ऑफ ने ये करेक्शन निकाला, एक्चुअल ये सही है। तो वेंट ऑफ ने क्या किया, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब में आई मल्टीप्लाई करा दो। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स ऑफ बी था। तो मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सही है। इधर वापस आई से मल्टीप्लाई करा दूंगा, सही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर खत्म हुआ। इसके बाद कौन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें फॉर्मूला क्या था, के बी इंटू मोलालिटी, सही है। इसको भी मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म, सही है। जो भी चीज है आई से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे डेल्टा टी भी मिला, अब ये तो करेक्टेड मिला। अगर मैं डेल्टा टी एफ बोलूं तो क्या मिलेगा, आई इंटू के बी इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मिलेगा, पाई इक्वल्स टू आई इंटू एन बाई वी आर टी या आई सी आर टी, सही है। या ये तो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर हुआ? तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनमें ये चेंज लेके आया, सही है। याद रखने का, जब तक तुमको न्यूमेरिकल में बताया नहीं गया है कि आई का वैल्यू ये है, ये आई ढूंढो, तब तक ये फॉर्मूला नहीं लगाने का। पुराना तरीका अपना, पुराना एरर है होने दो। अगर आई बोला है सॉल्व करो तो ही सॉल्व करो, वरना नहीं। समझा? अगर ये क्वेश्चन में तुमको बोला नहीं है भाई मिथेनॉल है, देखो इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सही है, तो जानबूझ के अंदर ओवर स्मार्ट बनने नहीं जाने का, सही है। मालूम पड़ा तुम पेपर में बताओगे अरे वो मिथेनॉल है टीचर, मिथेनॉल मतलब एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो एसोसिएट होगा, डाइमर बनेगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा हाफ, मल्टीप्लाई करो, ये करेक्ट है, ये तुम्हारा रॉन्ग वैल्यू है, सही है। ऐसा स्मार्ट नहीं बनने जाने का, आई का वैल्यू दिया है, पूछा है तो ही आगे करेंगे, वरना नहीं। समझा ये? क्लियर? खाली इतना दो खत्म हुआ ये चीज, एक एग्जांपल लिखो ये, तो एसोसिएशन का पार्ट खत्म होता है। समझा ना? हाँ, अभी इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल देखते हैं ऐसा, तो क्लियर हो जाएगा। समझा ये? मेजॉरिटी बच्चे वेंट ऑफ फैक्टर को ऑप्शन में छोड़ते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता ये क्या है, सही है। आई का वैल्यू ज्यादा कब, कम कब, नहीं समझता। किसी बच्चे को सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन पूछना है, वेंट ऑफ का पूछ लो, नहीं आएगा। बाकी सब पूछोगे, सब करेगा वो सॉल्व। जेनिस समझा के कि नहीं? केविन क्लियर हुआ?
हो गया? चलो, अगर मैं अभी इलेक्ट्रोलाइट का बात करूं, तो इलेक्ट्रोलाइट का केस ही बहुत इजी है। इलेक्ट्रोलाइट में कोई इजी एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल NaCl और H2O, सही है ना? NaCl H2O। अगर मैं यहाँ पे सेम स्टोरी देखता हूँ तो NaCl अगर मैं लेता हूँ 58.5 ग्राम्स, कितना लिया? 58.5 ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 1 मोल, सही है। अब मेरे को मालूम है NaCl डिसोसिएट होगा किसमें? Na प्लस Cl माइनस, इसमें डिसोसिएट होगा, सही है ना? टूटेगा इन दोनों में। तो अगर ये 1 मोल है तो ये टूट रहा है, तो ये कितना बनेगा? 1 मोल, और ये 1 मोल। बहुत ऐसा खतरनाक बुद्धि वाले बच्चे लोग का डाउट रहता है, सर ये एक टूटा तो 0.5 होना चाहिए, है ना? ये भी क्वेश्चन आया मेरे को, सर 0.5 होता है ना 1? नहीं ना, नहीं ना, राइट? क्या 1 मोल अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल है, सही ना, तो ये टूट रहा है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, सही है ना? तो ये 1 मोल, ये 1 मोल। तो अभी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन कितना था? 1 मोल NaCl, सही है। कितना पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना पार्टिकल होना चाहिए, सही है। रियलिटी क्या मिला मेरे को? 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, ये रियलिटी मिला। वेदांत इधर ये 1 मोल, ये 1 मोल, टोटल कितना हो गया? 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना मिलेगा? 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24, कितना पार्टिकल्स मिला, सही है ना? क्यों? ये तो डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया? डिसोसिएट, टूटा ना, 2 में टूटा ना। तो अगर मैं यहाँ पे I का वैल्यू दूंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन number of particles before dissociation, सही है। बिफोर कितना था? आफ्टर कितना? 1.2044, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा था ना, हाँ, 0.2044
इंटू 10⁻24, ये 6.022 इंटू 10⁻23। देखो मालूम है इसका वैल्यू क्या है 2। डिसोसिएशन में आई का वैल्यू बढ़ गया। ये सिंपल लॉजिक है, न्यूमरेटर बड़ा मिल रहा है इधर, जब न्यूमरेटर बड़ा मिलेगा तो इधर का वैल्यू बड़ा मिलेगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा मिलेगा तो इधर का वैल्यू छोटा मिलेगा। एसोसिएशन में इधर का वैल्यू बड़ा मिल रहा है, डिसोसिएशन में ऊपर का वैल्यू बड़ा मिल रहा है। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे एसोसिएशन लिखूं तो इस केस में आई बड़ा होगा छोटा होगा? एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू बड़ा मिलेगा, ऊपर का वैल्यू छोटा मिलेगा, तो जो आई का वैल्यू होगा वो 1 से कम हो जाएगा। समझा चीज? समझा? अगर नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूं तो आई इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? जहां पे कोई डिसोसिएशन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, जैसे कि यूरिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर मैं यहाँ पे डिसोसिएशन बोलता हूं तो इसमें मेरे को मिल रहा है आई ग्रेटर देन 1। सही है? सही है। सेम स्टोरी। फिर फॉर्मूला सब ऐसे कैसे ही बनेंगे। यहाँ पे अगर मैं P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू आई इंटू एक्स ऑफ बी, ये पहला फॉर्मूला बना किसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड में यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल्स टू आई इंटू के ऑफ बी इंटू मोलालिटी। सही है। थर्ड में डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इंटू के ऑफ एफ इंटू मोलालिटी। और फोर्थ में पाई इक्वल्स टू आई इंटू एन बाई वी आर टी इक्वल्स टू आई इंटू CRT। सही है। 4 फॉर्मूला। इजी कि नहीं? क्या बोल रहा भाई? क्या समझा ये चीज कि नहीं? वेंट ऑफ पूछा तो मल्टीप्लाई करेगा। वेंट ऑफ फैक्टर ना। अब इधर ये तो बहुत इजी था, क्योंकि तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं। सही है। अगर तुमको बात किया मोलर मास का, किसका? मोलर मास। सही है। अगर तुमको बोला सॉल्यूशन में डालने के पहले मोलर मास है 60, इधर सॉल्यूशन में डालने के पहले मोलर मास है 60, सॉल्यूशन में डालने के बाद मोलर मास है 120। सही है। तो आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा, 1 की 1 से कम। नहीं समझा? अगर सॉल्यूशन में डालने के पहले MB है 60, सॉल्यूशन में डालने के बाद MB है 120, तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, आई का वैल्यू इक्वल टू 1, आई का वैल्यू स्मॉलर देन 1। सिंपल लॉजिक है। 2 एक हो गए, मतलब एक था 2 एक हो गए। सही है ना? एसोसिएशन में आई का वैल्यू 1 से कम, ये वाला राइट आंसर। सही है। सही। कैसे निकाला ये तुमने? सही ना? तुमने दिमाग लगाया। सही ना? एसोसिएशन में डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होता है। सही है ना? सही ना? तो ये क्या है? ये एक्चुअल कंपोनेंट का मोलर मास है और ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। क्या ये? ऑब्जर्व मोलर मास। तो अगर मैं एसोसिएशन का दूसरा फॉर्मूला बनाऊं तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सिंपल ना? सही है ना? इजी हो गया ना चीज? याद रखने का, अगर तुम्हारा मोलर मास का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो एसोसिएशन, कम हो रहा है तो डिसोसिएशन। नहीं समझा? ये वाला नहीं समझा? अगर पहले मोलर मास सॉल्यूशन में आने के पहले 60 है, सॉल्यूशन में आने के बाद 120 है, तो मेरे को मालूम है अगर एक 60 है तो 120 के लिए कितने होंगे? 2 होंगे। तो मतलब ये 2 कंबाइन हुए। तो जब 2 कंबाइन हो रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। सही है ना? तो तुमको वैल्यू कैसे मिला? आई का वैल्यू क्या मिलेगा? लेस देन 1।
लेस देन 1 कब मिलता है? जब तुम्हारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, सही है ना? तो इसका वैल्यू कैसे किया तुमने? 60/120, सही ना? ऊपर क्या है? नॉर्मल मोलर मास, 120 क्या है? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सही है। टेक्स्ट बुक में भर भर के फॉर्मूला है इसी चीज़ पे, याद रखने का। जितना सिचुएशन से पढ़ोगे बेटर है।